अपने हिस्से का प्यार। बात उन दिनों की है जब मेरी नियुक्ति एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पे पैकेज के साथ हुई थी और मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा था। दिल्ली में वैसे भी मकान ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक दिन शाम को लगभग 7 बजे मेरे पास एक लड़की का फोन आया। सर, मैं आशा बोल रही हूँ। मैं आपसे आज ही मिलना चाहती हूँ। आप थोड़ा समय दे सकते हैं? मैं अगर आज आपसे नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने हामी भर दी और उसे आधे घंटे बाद किसी समय आने के लिए कह दिया। 8 बजे आशा मेरे पास गेस्ट हाउस के रूम में थी। सर, मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर ऑफिसर के पद के लिए इंटरव्यू दे चुकी हूँ। अभी इस विषय में निर्णय लिया नहीं गया है। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे पिता का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने मुझे बड़ी कठिनाइयों के साथ पाला है और मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ, कहकर वह भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। मैं उसकी भावना से भरी बातचीत से प्रभावित हो चुका था। उसकी सुंदरता पर मैं मुग्ध हो गया था। मेरी उम्र उन दिनों लगभग 30 की रही होगी और मैं अविवाहित भी था। दूसरे ही दिन आशा का बायोडाटा मैंने अपने ऑफिस में मंगा लिया। लेकिन उसकी प्रतिभा के आधार पर उसका चयन हो चुका था। आशा को तो यही लगा कि उसका चयन मेरी वजह से हुआ है। आशा का प्लेसमेंट मेरे ही विभाग में हो गया। उसकी नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ती गईं मुझे वह और भी अच्छी लगने लगी। अब तो वह बगैर किसी पूर्व सूचना के साधिकार गेस्ट हाउस में मेरे कमरे में आने लगी थी। कभी चाय पर तो कभी डिनर पर। उसका साथ मुझे भाने लगा था। हम दोनों की नजदीकियां जगजाहिर न होते हुए भी ऑफिस के कर्मचारियों को मन ही मन खटकती थीं। हम दोनों ने दफ्तर में पूरी सतर्कता रखी थी, लेकिन जब वह गेस्ट हाउस में मेरे रूम में होती थी तो हमें पूरी स्वतंत्रता होती थी। लेकिन दैहिक संबंध की दिशा में न बढ़कर हम लोग अपने प्यार का इजहार एक दूसरे की पीठ थपथपाकर अक्सर कर लिया करते थे। कभी चुंबन और आलिंगन से हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार नहीं किया था। हाँ, अपनी कल्पना में मैं उसे कई बार चूम चुका था। अचानक आशा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया। फिर हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। दूरी चाहत बढ़ा देती है, लेकिन मैं अपने मन को अक्सर समझाता था कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर वक्त गुजरता गया और आशा की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ती गईं। आशा से बिछड़े 10 साल गुजर चुके थे। मेरा विवाह हो चुका था। मेरी पत्नी मधु बहुत सुंदर और सुशील है और वह सही माने में एक सफल गृहिणी है। शादी हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए संतान के विषय में मैंने और मेरी पत्नी ने कोई जल्दबाजी न करने का फैसला किया हुआ था। अभी तो हम एक दूसरे का साथ एंजॉय करना चाहते थे। मेरी नौकरी दिल्ली में ही जारी थी। एक दिन एक पेस्ट्री की दुकान पर मैं पेस्ट्री लेने के लिए रुका था। तभी पीछे से आई एक महिला के स्वर ने मुझे चौंका दिया। सर, नमस्ते, आपने मुझे पहचाना? मैं मुड़ा तो देखा आशा खड़ी थी। नमस्ते, तुम्हारी याददाश्त की प्रशंसा करनी होगी। इतने अरसे बाद मिली हो और मुझे तुरंत पहचान भी लिया, मैंने कहा। उसके साथ बिताए दिनों की स्मृति मस्तिष्क में पुनः जागृत हो चुकी थी। इतने अरसे बाद भी उसे देखकर मुझे लगा कि अभी भी उसकी सुंदरता बरकरार है। इतने दिनों बाद दिल्ली कब आईं? मैं यहीं आ गई हूँ और यहीं जॉब कर रही हूँ।
आज घर के लिए कुछ केक पेस्ट्री वगैरह लेने आई हूँ। मेरे हस्बैंड और सास दोनों को पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। जो कुछ तुमने पैक कराया है उसका पेमेंट मैं अपने सामान के साथ कर दूंगा, कहते हुए मैंने काउंटर पर पैसे दे दिए। आशा नानुकर करती रही। मैंने आशा की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और तुम्हारे घर के लोगों से मिल भी लूंगा। थोड़ी ही देर में मैं आशा के घर पहुंच गया। आशा ने रास्ते में बताया कि उसके पति का नाम जतिन है। उनका अपना बिजनेस है। विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी उनकी कोई संतान नहीं हुई है। आशा की सास ने घर का मुख्य द्वार खोलते हुए मेरा स्वागत किया। आशा ने मेरा परिचय कराया, मम्मी जी, ये श्रीकांत हैं। 10 साल पहले मैं इनके दफ्तर में ही काम करती थी। इन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी, बहुत अपनापन दिया था। खैर, हम लोगों ने साथ साथ चाय पी। जतिन अभी अपने कामकाज से वापस नहीं आया था। मैंने आशा की प्रशंसा करते हुए माँ जी से कहा, आपके घर व ड्राइंग रूम का इंटीरियर बहुत अच्छा है। माँ जी ने कहा, यह सब तो आशा का कमाल है। आशा को घर सजाने का बहुत शौक है। एक दिन मैं आशा के घर पहुंचा तो माँ जी तो घर पर ही थीं, पर जतिन अभी वापस घर नहीं पहुंचा था। जतिन अक्सर अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता था। आशा मुझे बैठाकर चाय बनाने चली गई। मैं ड्राइंग रूम में माँ जी के साथ बातचीत करता रहा। जब आशा चाय लेकर आई तो मैंने माँ जी से कहा, आशा चाय बहुत अच्छी बनाती है। तारीफ करना तो कोई श्रीकांत जी से सीखे। ये तो प्रशंसा करने में माहिर हैं। जतिन के पास तो इतना समय ही नहीं होता है कि वे कभी मेरी ओर गौर से देखें, कहते हुए आशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे की ओर लेकर चली। आइए, मैं आपको जतिन का कंप्यूटर दिखाती हूँ। यह तो मात्र बहाना था मुझे एकांत में ले जाने का। माँ जी रसोई में व्यस्त हो चुकी थीं। मम्मी जी का बहुत सहारा है। वैसे तो अच्छा खासा समय ऑफिस में गुजर जाता है, पर आप यह तो मानेंगे ही कि प्यार और स्नेह की भूख अपनी जगह होती है। बड़ा मन करता है कोई अपनापन जताए, अपना सा लगे, मोहब्बत से गले लगाए। पर ऐसा कुछ जतिन के साथ कभी हो ही नहीं पाता। कहते कहते वह मेरे निकट आ गई। प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम अपना ही समझो। अब जब एक अंतराल के बाद हम दोबारा मिले हैं तो मैं प्यार की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगा। माँ जी के आने की आहट से हम दोनों सतर्क हो गए। आशा की पीठ पर जो हल्का सा स्पर्श हुआ था उससे मेरे मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। शायद आशा को मुझसे कहीं अधिक अपेक्षा रही होगी। इन एकांत के क्षणों में कुछ भी हो सकता था। एक दिन मेरी पत्नी मधु किटी पार्टी से लौटकर घर आई। बातचीत के दौरान मधु ने मुझे बताया, किटी पार्टी में मिसेस चोपड़ा तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। वे तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। अक्सर तुम्हारी तारीफ करती हैं। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मधु, मुझे पता चला है तुम भी मेरी तारीफ में अपनी सहेलियों से बहुत बातें करती हो। मधु ने प्रतिक्रिया में बस इतना कहा, मैं झूठी तारीफ नहीं करती। आप हर तरह से तारीफ के काबिल हैं। फिर मेरी पीठ सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, यू आर रियली स्वीट हस्बैंड। मैं फूला नहीं समाया और आत्मविभोर हो गया। आशा अक्सर अपने ऑफिस से मेरे कार्यालय में आ जाती थी और मैं उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया करता था।
अपनी कंपनी में आशा अपने मधुर व्यवहार और कार्यशैली में गुणवत्ता के कारण कई प्रमोशन प्राप्त कर चुकी थी। उसे उसके दफ्तर में सभी बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब वह कार में मेरे साथ अपने घर की ओर जा रही थी तो मैं उसके मांसल शरीर पर मुग्ध हो उठा। मेरे मन में बिताए दिनों की नजदीकियां तरोताजा हो उठीं। तब मन में ख्याल आता था कि काश आशा के साथ मेरी नजदीकी कुछ इस तरह बन सके कि मजा आ जाए। पर अक्सर मुझे अपने इस विचार पर हंसी आती थी। आशा जैसी लड़की का निकट होना एक संयोग की ही बात थी। कार में आशा को मेरा एकटक उसे देखना अच्छा भी लगता था, लेकिन मेरी नैतिकता इस वासना की चिंगारी को ठंडा कर देती थी। जब आशा खिलखिलाकर हंसती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आशा के मन में मेरे लिए प्रेम पनप रहा है, ऐसा मैंने अक्सर महसूस किया था। एक बार उसके घर गया तो उसके पति जतिन से मुलाकात हुई। वह एक सभ्य और सुलझा हुआ इंसान था। मैं आशा के घर जाता रहता था। वह कभी कभी बच्चों जैसी मासूमियत के साथ हट करके मुझसे किसी चीज की मांग कर बैठती थी तो जतिन उसे समझाता था। उत्तर में वह कहती थी, तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो जतिन। मैं सर से जो चाहती हूँ साधिकार लूंगी। ये उम्र में हमसे बड़े हैं और इनसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आशा को उसकी शादी की सालगिरह के मौके पर सोने का ईयररिंग्स भेंट किया जिन्हें पहनकर उसने कहा, कैसी लग रही हूँ इसे पहनकर। मैंने कहा, बहुत सुंदर। मेरे करीब आकर उसने मेरा एक हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया और बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सारी जिंदगी। बस ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैंने कुछ नहीं कहा किंतु मन ही मन खुश था। मेरी मर्यादा ने मुझे बांध रखा था। लेकिन अक्सर आशा के मुख पर आते जाते हाव भाव उसके दिल में छिपे तूफान को छिपाने में असमर्थ होते थे। एक दिन किसी कार्यवश जतिन को लखनऊ जाना पड़ा। अपने ऑफिस से लौटते हुए आशा को लेकर मैं आशा के घर पहुंचा। रास्ते भर आशा बहुत प्रसन्न दिखाई दी। घर पहुंचने पर आशा ने अपने पर्स से घर की चाबी निकाली। मेरे पूछने पर आशा ने बताया, 2 दिन पहले मम्मी जी मेरे जेठ के यहाँ कानपुर गई हैं। वापसी में जतिन उन्हें कानपुर से ले आएंगे। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसके घर से जाना चाहा तो आशा ने कहा, आप रुक जाइए। ऐसी भी क्या जल्दी है? आज मैं घर पर आपको ट्रीट दूंगी। खाना हम साथ ही खाएंगे। अकेले रहने का मौका तो कभी कभी ही मिलता है। कहते हुए उसने मुझे बाहुपाश में लेने की चेष्टा की। मेरे समीप होने का वह पूरा लाभ उठाना चाहती थी। पहले तो मैंने संकोचवश वहां से हटना चाहा किंतु उसका आकर्षण मेरी विवशता बन गया। ऐसे अंतरंग क्षणों में हम एकाकार हो गए, एक अलौकिक दुनिया में खोए रहे। दूसरे दिन भी इसी आनंद की पुनरावृत्ति हुई। हम दोनों भोजन कर चुके थे। आशा ने कहा, आप थोड़ी देर संगीत का आनंद लें। मैं बस थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। वह आई तो हल्के आसमानी रंग की साड़ी में थी और बहुत प्रसन्न थी। अभी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। बस थोड़ा समय ही तो लगेगा, कहकर उसने मेरा हाथ थाम लिया और दूसरे कमरे की ओर ले चली। मंद स्वर में उसने पूछा, मैं दुल्हन जैसी सुंदर लग रही हूं न? फिर इतराते हुए कहा, आज मैंने श्रृंगार आपके लिए ही किया है। आप मुझे जी भर कर प्यार कर सकते हैं। मैं प्रेम की गहराई में डूब जाना चाहती हूँ, वह बोली। बहकने लगी थी वह और मुझे बाहुपाश में लेने के लिए मचल रही थी। मैं कदम बढ़ाकर बहुत दूर तक जा सकता था।
प्रलोभन चरम सीमा पर था। हालात विवश कर रहे थे देह संबंध के लिए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं एकाएक पलंग से उठ खड़ा हुआ। जरा इधर आओ मेरे निकट, मैंने आशा से कहा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन जो प्रेम तुम मुझ में ढूंढने का प्रयास कर रही हो वह जतिन के हृदय में भी हिलोरे मार रहा है। नदी को जानने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। किनारे पर खड़े होकर नदी की गहराई पता नहीं चलती है। तुम्हारा समर्पण और सान्निध्य केवल जतिन के लिए है। वह सब जो आसानी से उपलब्ध है, उसे कोई इतनी आसानी से ठुकरा सकता है, ऐसा आशा ने कभी सोचा न था। थोड़ी देर वह चुप रही, फिर उसने बहुत भावुक होकर कहा, आज की इस निकटता ने हमारे संबंधों को एक नया अर्थ दिया है। यह आपने सिद्ध कर दिया है। आपने मेरी नजदीकी से कोई लाभ नहीं उठाना चाहा। जो पवित्र प्रेम और सम्मान आपने मुझे दिया है, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आप हमारे घर आते जाते अवश्य रहिएगा। आपको अभी भी रोकने की मेरी चाहत है, लेकिन जाने का निश्चय आप कर चुके हैं। लौटते वक्त मैं सोच रहा था कि एक सुंदर लड़की का रूप मेरी रूह में समा चुका है। वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन हमारी सोच के तरीके बदल चुके हैं। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की थी कि मैंने अपनी पत्नी के विश्वास को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हमारा अपने अपने हिस्से का जो प्यार होता है, हमें उसी पर गर्व महसूस करना चाहिए।